सिद्धार्थ इस बात के लिए तैयार हो गया था कि उसका एक और इम्तिहान शुरू हो गया था। उस बेताल ने बिना और देर किए अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। ये सचमुच बिल्कुल विक्रम और बेताल की कहानी की तरह थी। सिद्धार्थ बिल्कुल चुपचाप होकर सब कुछ सुनते चला जा रहा था। उस बेताल ने उससे कहा कि वो आगे बढ़ते रहे। वो मायावी जंगल में ठीक तरह से घूमना चाहता था। सिद्धार्थ ने वैसा ही किया। अपनी पीठ पर उस बेताल को उठाकर वो आगे बढ़ने लगा। उस बेताल के शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, लेकिन सिद्धार्थ कर भी क्या सकता था। उसे तो इस सब कुछ को बर्दाश्त करना ही था। हालांकि वह स्मेल बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं थी, लेकिन उसे बर्दाश्त कर पाना सच में भी मुश्किल था। सिद्धार्थ ने पहले ही कुछ खाया पिया भी नहीं था और उसके ऊपर यह मुसीबत उसकी पीठ पर लदी हुई थी। अभी जैसे तैसे दिन निकला ही था और कांधे पर यह भार। पैर घसीटते हुए वो उस मायावी जंगल में आगे बढ़ने लगा। उस बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी कुछ साल पहले की ही है। एक प्रदेश की बात है जहां पर उस वक्त चुनाव का मौसम था। अखबार, टीवी, घर हो या दफ्तर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ नेता और राजनीति की ही बातें हो रही थी। चाहे कोई भी कहता, हर एक चीज को बस राजनीति से जोड़ दिया जा रहा था। किसी का जीना, मरना, पैदा होना या किसी की शादी होना, हर एक चीज को चुनावी रंग दिया जा रहा था। अगर लोग कुछ विशेष रंगों के कपड़े भी पहन रहे थे, तब भी उन्हें और उनके उन कपड़ों को किसी न किसी पार्टी से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन चुनाव से भी बढ़कर कुछ ऐसा होने वाला था जो उस प्रदेश को सारी दुनिया में मशहूर कर देने वाला था। जो हुआ था वो सचमुच में बहुत अजीब था, लेकिन इससे भी अजीब वहां के लोगों का बर्ताव था। कुछ लोग उस घटना को सच मान रहे थे तो कुछ लोग उसे लोगों का वहम बता रहे थे। बेताल कहानी को इस ढंग से सुना रहा था कि अभी तक उसने उस घटना का जिक्र तक नहीं किया था जिसके इर्द गिर्द कहानी घूमने वाली थी। वो इस तरह से बातें करके सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा उत्सुक करके उसके मुंह से कुछ निकलवाना चाहता था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ किसी गूंगे की तरह बिल्कुल कुछ कहे बिना उसकी कहानी सुनते ही जा रहा था। मायावी जंगल कोई आम जंगल तो था नहीं। वहां कदम कदम पर खतरा और अजीब अजीब खतरनाक जानवरों से सामना हुआ करता था। जहां जमीन दिखाई देती थी वहां पानी होता था, और जहां पानी दिखाई देता था वहां जमीन। कभी कोई इंसान दलदल पर चलकर पार कर सकता था तो कोई पत्थर पर पैर रखने से भी दलदल में धंस जाता था। सिद्धार्थ बड़ी सावधानी से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसे याद आया कि उस जंगल का राजा कहलाने वाला बेताल उसी के साथ था। तो फिर उसे अब किसी जानवर या किसी और चीज से डरने की क्या जरूरत थी। वो चुपचाप अपना ध्यान बेताल की कहानी पर लगाने लगा। उसने एक और बात महसूस की। पूरी रात जागने और इतनी देर तक कुछ ना खाने के बावजूद भी वह उस बूढ़े बेताल को अपनी पीठ पर लादे हुए चल रहा था, लेकिन उसे न तो थकान हो रही थी और ना ही भूख लग रही थी। ये सब कैसे हो रहा था? क्या इसके पीछे भी बेताल का कोई जादू था? खैर, जो भी हो, सिद्धार्थ कुछ पूछ तो सकता नहीं था। अपनी कहानी आगे सुनाते हुए उस बेताल ने कहा, राजनीति के उस मौसम में कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे अखबारों की सुर्खियों को बदल कर रख दिया। अखबारों में एक अनोखे जानवर, दूसरे ग्रह के प्राणी, नरभक्षी, राक्षस, पिशाच और ऐसे ही किसी प्राणी के आतंक और इंसानों पर हमले करने की खबर छपने लगी। जब अखबारों और टीवी चैनलों पर ये सारी बातें चलने लगी तो रात होते ही तमाम गांव और शहरों में सन्नाटा पसरने लगा। डर और दहशत की कोई सीमा नहीं रह गई। क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, सब अपने हिसाब से उस अनोखे हमलावर प्राणी के बारे में बातें करने लगे। मोबाइल फोन
और बाकी आधुनिक उपकरणों की मदद से ये खबर जंगल की आग की तरह उसी वक्त में पूरी दुनिया में फैल गई। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन सच्चाई क्या थी ये कोई नहीं जानता था। ये अफवाह थी या हकीकत। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कहां से हुई थी, किस गांव से, किस गांव में, किस शहर में और किसके साथ यह घटना सबसे पहले घटी थी, ये कोई नहीं जानता था। बस लोगों के मुंह पर एक खतरनाक जानवर या दूसरे ग्रह के प्राणी के धरती पर आने की बातें सुनाई देना आम हो गई थी। दरअसल हुआ ये था कि एक किसान ऊपर छत पर सो रहा था। रात का वक्त और अंधेरा काफी ज्यादा था। रोशनी के नाम पर चांद की ही रोशनी थी। अचानक से उस किसान को अपने मुंह पर बहुत तेज जलन का एहसास हुआ और जैसे उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, उसे किसी अजीब से पक्षी के उसे काटने का एहसास हुआ। पहले तो उसे लगा जैसे वो कोई सपना है, लेकिन दर्द की वजह से उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसने अपने सामने एक भयानक पक्षी दिखाई दिया। वो बस एक ही पल की बात थी। वो पक्षी उसके चेहरे से खून पी रहा था। इससे पहले कि वो चीखता, उस पक्षी का कुछ कर पाता, वो पक्षी कहीं उड़ चुका था। इस गुत्थी को इस बात ने और भी ज्यादा बढ़ा दिया था कि हर एक जिले से, गांव से, कस्बों से उस अनोखे से जानवर की तरह दिखाई देने वाले पक्षी के हमले की खबर आने लगी थी। दहशत के माहौल में भी लोग झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे थे। हालांकि उसमें से कुछ लोगों के दांव सही भी हो सकते थे, लेकिन अब तक ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ था। जिस तरह से अखबार और टेलीविजन पर यह सब कुछ छाया हुआ था, लोग अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाकर सुर्खियों में आना चाहते थे। अब जबकि वहां पर चुनाव का माहौल था, तो किसी नेता को क्या पड़ी थी कि लोगों के बीच फैल रहे इस डर को दूर करने की कोशिश करते हैं। डर का यह आलम था कि लोगों ने रात को छत पर सोना भी बंद कर दिया था। बात अब उस प्रदेश तक ही नहीं रह गई थी। अगर सचमुच कुछ ऐसा होता तो अपनी जान के लिए डर भला किसे नहीं लगता। शाम होते ही सड़कों पर और बाजार में सन्नाटा पसरने लगा। हालात बद से बदतर होने लगे। जब हर जगह ऐसी वारदातें फैलने लगी, तो कुछ लोग नायक बनकर सामने आए। कुछ गांव, कस्बों के नौजवान लड़कों ने अपनी टोलियां बना ली और रातों को पहरा देने लगे। प्रशासन और उसके पूरे अधिकारी इन दिनों चुनाव की तैयारी में लगे हुए थे। लेकिन जब दबाव उन पर भी हद से ज्यादा बढ़ने लगा, तब अधिकारी हरकत में आ गए। वो किसान जिसने सबसे पहले इसे देखने का दावा किया था, वो तो खुद ही से ढंग से नहीं देख पाया था, तो फिर बाकी लोगों का क्या कहना। लेकिन लोगों ने उस अनजान परिंदे के बारे में अनोखी अनोखी बातें करनी शुरू कर दी, जैसे 5 फीट चौड़ा और कुछ 4 इंच लंबा है, चमगादड़ जैसे पंख है, नीली आंखें और सियार या भेड़ियों की तरह आवाज निकालता है। कुछ लोग इसको 2-3 फुट लंबा है, मकड़ी के जैसे शरीर और 6 पैर वाला बताने लगे। उड़ने वाली लोमड़ी, लेकिन आधा शरीर मनुष्य का, और उसकी पूंछ से नीली और आंखों से लाल लाइट निकलती है। अब जितने मुंह उतनी ही बातें हैं। अब वक्त आ गया था कि प्रशासन को कोई बड़ा कदम उठाना था। सिर्फ पुलिस ही नहीं, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों को भी जगह जगह पर दस्त लगाने और मार्च करने के लिए कह दिया था। रातें संगीनों के साए में कटने लगी। पुलिस का ध्यान बाकी सारे अपराधों से हट गया और अधिकारियों ने उन्हें सबसे पहले उस अनोखे जीव को पकड़ने की हिदायत दे दी। काफी लंबी छानबीन के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। उन्हें लोगों को इस तरह से नोचने और
उनका खून पीने वाले उस जीप के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। आखिर में अपनी जांच बंद करते हुए पुलिस ने सिर्फ इतना ही लिखा कि एक राजनीतिक दल के नेता की बहू पर सबसे पहले उस अनजान जीव या पक्षी ने हमला किया था। पूछताछ में वो महिला भी कुछ खास जानकारी नहीं दे पाई। बस इतना हुआ कि जब उस महिला का इंटरव्यू लोगों के सामने आया तो लोगों की उसकी प्रति सहानुभूति हो गई। बताया गया कि दहशत की वजह से उस औरत को कई दिनों तक अस्पताल में निगरानी में रखा गया। बहुत ज्यादा डर चुकी थी वो। तो सिद्धार्थ, मेरा तुमसे सवाल ये है कि क्या सचमुच ऐसा कोई जीव उस जगह पर दिखाई दिया होगा या ये सिर्फ कोई राजनीतिक षड्यंत्र था? सिद्धार्थ, जो कि अब तक इस कहानी को बहुत ध्यान से सुन रहा था, वो इस तरह की प्रशासनिक लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ का क्या जवाब होना चाहिए? और अचानक से बेताल सिद्धार्थ को कहानी क्यों सुना रहा था? क्या इसके पीछे उस शैतान के इतिहास के बारे में कुछ राज छिपा हुआ था, या ये सिर्फ वो जानबूझ के कर रहा था क्योंकि उसे सिद्धार्थ को अपने जाल में फंसाकर उसका वक्त जाया करना चाहता था? क्योंकि सिर्फ 12 घंटे बचे हुए थे शैतान के शर्त को अंजाम तक पहुंचाने का। आगे क्या मोड़ लेगी कहानी, सुनते रहिए।